रहा है कि therefore E is equal to B, but matters the most is the end result. आप उसको कैसे लिंक बिठाते हो? लास्ट में therefore करके आप अपना पॉइंट प्रूव कर दो, आपके पॉइंट को कोई गलत नहीं कर, बट आप पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रहे हो. देयर इज अ वीक स्टेटमेंट, वहां पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, फिर प्रॉब्लम है. आप देखो, मैं कह रहा हूँ कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ओके. आपने जो टास्क लिखा है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो एक बार दोबारा से. Some people believe that we are साढ़े 16 साल टॉपिक पढ़ा सबने? क्या है टॉपिक? सबसे पहले आप बात करेंगे टास्क को समझने पे. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टास्क में आंसर कैसे करना है. आप 3 पॉइंट भी सही दे सकते हो, पर एक पॉइंट क्या रहता है हमेशा इररिलेवेंट या डाइवर्ट होके जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन जा कौन सी साइड है. आपको क्योंकि सोचते हो, जब आप सिर्फ पॉइंट के बारे में सोचते हो, पॉइंट के बारे में क्यों सोचते हो इसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते. अगर आप इसके बारे में सोचते होते तो कभी भी आपका टॉपिक क्या नहीं होता, डाइवर्ट नहीं जाता. अब आपके सामने क्वेश्चन है, सम पीपल बिलीव दैट इफ पीपल आर अलाउड टू वर्क आफ्टर 60 इट वुड कॉज अ प्रॉब्लम फॉर यंग जनरेशन. डू यू एग्री और डिसएग्री? सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज लेके आनी है कि मैं कौन सी साइड जाऊंगा. अब मैं कौन सी साइड जाऊंगा ये किस बिहाफ पे देखना है आपने, सच और झूठ के बिहाफ पे नहीं देखना कि जो सच है या झूठ है. जिस चीज पे आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंट मिलता है आप सिर्फ उसी साइड जाओगे. बेशक किसी चीज का कितना ही वजूद है और वो सच है, अगर उसने आप अपोजिट साइड आपको दी हुई है, आपको लगता है कि मेरे पास वो फैक्टर्स ज्यादा हैं और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो आप कौन सी साइड जाओगे, अपोजिट साइड जाओगे. अब इसमें एग्री और डिसएग्री है, वो किस चीज से पूछता है कि 60 के बाद काम देना चाहिए या नहीं, इस चीज से, या यंगर जनरेशन को इससे प्रॉब्लम है या इस चीज से. पहले तो ये बताओ, फॉर्मल स्टेटमेंट से एग्री डिसएग्री करना है हमने और लेटर स्टेटमेंट से. लक्ष्य क्वेश्चन ही है मेरे को, क्वेश्चन है पता सर. दसो फिर लेटर और फॉर्मल. लेटर ना एनीवन एल्स जो कहता हो फॉर्मल ना होगा. किसी को भी लगता हो कि फॉर्मल स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है? अनिल लेटर से. ओके, दिस इज द फैक्ट कि वो एक जर्नल स्टेटमेंट थी जो हमें हमेशा सबसे पहले दी जाती है, जिसके ऊपर हमें एक व्यू जनरेट करना होता है कि टॉपिक किससे रिलेटेड है. यहाँ पर ओल्डर और यंगर के बीच में एक बात हुई हुई है और उनके वर्किंग से रिलेटेड. पहले तुमने ये एस्पेक्ट्स निकाल लिए, देन वो उसी को रिलेट करते हुए कहता है कि ये एक प्रॉब्लम बन सकती है किसके लिए, यंग जनरेशन के लिए. इससे हमें एग्री और डिसएग्री करना है. अब सबसे पहले अपने माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेके आना है, क्या, कि मैं एग्री करूंगा या डिसएग्री. ये किस चीज को देखते हुए करना है आपने, कंटेंट को, कि मेरे पास कंटेंट किस चीज का ज्यादा है. इजी. सेकंड थिंग माइंड में क्या रखोगे, फॉर एग्जांपल आपने किया एग्री.
तो कभी खुद से ये चीज पूछिए कि मैंने एग्री क्यों किया। जब आप किसी भी क्वेश्चन को एग्री, आइदर एग्री और डिसएग्री कुछ भी करते हो, जौन सी भी साइड आप जाते हो, कभी खुद से एक क्वेश्चन किया कि क्यों, इज इट और नॉट? अनिल किया? सबसे मेन फैक्टर क्या रहेगा कि आप सबसे पहले खुद से क्वेश्चन जनरेट किया करो कि मैंने एग्री किया तो क्यों किया। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आपने इस चीज के लिए एग्री किया कि हाँ यंगर जनरेशन को क्या है, प्रॉब्लम है इस चीज से, हो सकती है, तो क्यों हो सकती है? मेन आइडियाज क्या है, वो सारे हैं। जिस टाइम आप क्वेश्चन को पढ़ते हो और क्या करते हो, समझते हो, उस टाइम जब ये क्वेश्चन जनरेट करते हो हर एक क्वेश्चन में कि मैंने ये क्यों सोचा कि उनके तरफ प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए यंगर जनरेशन के लिए कि अगर आफ्टर 60s ओल्डर पीपल को क्या देंगे, हम जॉब देंगे या वो कंटिन्यू करेंगे उस जॉब को। वो सारे जो मेन फैक्टर्स होंगे, वो क्यों के जवाब होंगे, वो क्या होंगे, मेन आइडियाज। जो कम से कम आपने कितने सोचने हैं, 5 मेन आइडियाज होंगे आपके पास, जो मेन आपको ये बताएंगे कि यंगर को उससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है या क्यों हो सकती है। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, समझ गए? कोई डाउट? देर आफ्टर अब आपने कह दिया कि ये 5 फैक्टर है, सामने वाला कैसे बिलीव करेगा इन 5 फैक्टर्स के पे कि हाँ यही कारण है कि तुमने उसको एग्री किया है? कोई प्रूफ? मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पूछ लिया कोई इंटेलिजेंट है, आपने पॉइंट आउट कर दिया एक पर्सन को कि वो बंदा इंटेलिजेंट है, या मैंने ऐसे पूछ लिया कि क्या वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, आपने कह दिया हाँ है, ये रीजंस हैं, बट मैं उन रीजंस पे बिलीव क्यों करूं? मेरे को उसकी क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, कि मेरे को जस्टिफाई करो, पहले कन्विंस करो उस चीज के लिए एग्जामिनर को कि जो पॉइंट मैंने दिए हैं वो इस रीजन की वजह से दिए हैं। सबसे पहले माइंड में एक रीजन आएगा जिसको सोचते हुए हम मेन आइडियाज को सोचेंगे कि हमने ये क्यों, हम इस साइड गए, हमारा व्यू है जो उसके ऊपर हमें मेन आइडिया सोचने हैं कि मैंने इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, उस टॉपिक की साइड गया हूं, चाहे वो डिस्कस बोथ व्यू में पहली साइड BP1 और दूसरी साइड 2 में एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है, मैं एग्री कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, एग्री कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, डिसएग्री कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, प्रॉब्लम है उसके कॉजेस पूछे गए हैं, पूछते हैं ना, वही सेम रीजन है कि एग्री है तो उसके कॉजेस क्या कारण है कि आपने क्या किए, एग्री किया, वो एस्पेक्ट हो गए। हमने प्रॉब्लम के एक कॉजेस बता दी ये है, उन कॉजेस को हम क्या करते हैं उसके बाद जस्टिफाई करते हैं कि उससे प्रॉब्लम क्या होगी। वही एग्री और डिसएग्री और जिसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज या डिस्कस बोथ व्यूज आते हैं, वही सेम एस्पेक्ट क्या रहते हैं, आपको इसमें डिस्क्राइब करना होता है कि मैंने जो ये मेन आइडियाज दिए हैं इनको मैंने अभी देखा, सर ने कहा आइडियाज सोचो और लिखो, आप लोगों ने 1.5 लाइन का 2-2 लाइन के आइडियाज लिख दिए। ऐसे नहीं लिखते आइडियाज, जब प्लानिंग करते हैं तो जैसे यहाँ पर एक मेन आइडिया 2 वर्ड में लिखा हुआ है, आपका भी जो पॉइंट आप सोचोगे और प्लानिंग के टाइम लिखोगे कि ये मेरे पॉइंट्स होंगे, वो इन्हीं 2 वर्ड से ऊपर तीसरा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपके टाइम को मैनेज करेगा। एक्सप्लेन तो आपने आंसर शीट पे करना है ना, प्लानिंग जब क्वेश्चन शीट पे कर रहे हो या एडिशनल पेज पे कर रहे हो जहां भी, वहां पर इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। हमारे पास टोटल ही 60 मिनट्स होते हैं, उसमें हर एक सेकंड और हर एक मिली सेकंड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, बेशक वो डॉट ही क्यों ना लगा उस टाइम। विदाउट इट भी क्या होता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन बदल जाती है। इज इट? आपने क्या किया, मेन आइडिया को ढूंढ लिए कि ये मेरे 5 मेन आइडियाज हैं,
उन 5 मेन आइडियाज के आपने क्या करने हैं, आगे स्पोर्टिव आइडिया देने हैं। उसको स्पोर्टिव आइडिया दे लो, चाहे उसको सपोर्ट करते हुए एक्सप्लेनेशन कह लो, चाहे जस्टिफिकेशन कह लो, इलैबोरेशन कह लो। सिर्फ उस पॉइंट को आपने उस कन्विंस करना है एग्जामिनर को कि मैंने ये पॉइंट क्यों दिया। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल आप किसी से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हो कि ये तुमने क्यों किया, मैंने बता दिया ये चीज ऐसे है, उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट बताऊंगा ना मैं प्रॉपर। विदाउट द फैक्ट एक सामने वाला आप पे बिलीव नहीं करेगा। वही आपके क्वेश्चन में होता है। जब तक आप उसको उस चीज का फैक्ट नहीं देते, जब तक आप मेन आइडिया का फैक्ट, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते, एक्सप्लेन करते हुए कि इससे ये चीज होगी, इससे ये हेल्प मिलेगी दूसरों को, और ये उसके इंपैक्ट होंगे दूसरों पे, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और एज अ रिजल्ट में क्या निकलेगा, जो हमारा टॉपिक है। रिजल्ट में आपको सोचने की भी क्या नहीं है, नीड। क्यों नहीं है? कि आपको पता है हमारे पास टॉपिक क्या है, हमने एग्री किया, तो देयरफॉर इट इज, it has या it is, it depends on topic, it has negative or adverse impact on the younger generation. This is our result. हमारा तो वही टॉपिक से उठाई हुई लाइन है। अब यहां पर therefore लगा के वो लिख दिया। सेकंड एस्पेक्ट रिजल्ट में क्या डाल सकते हो, which tend to destroy the life of younger ones. हमें सिर्फ फॉर्मेशंस को बदलना है। हमारा जो मेन फैक्टर रहेगा वो टॉपिक का ही रहेगा जिस पे हमने एग्री और डिसएग्री किया है, क्योंकि रिजल्ट और आउटकम हम किसके बारे में बताते हैं, एट द एंड जो हमारा मेजर एस्पेक्ट होता है। हम कभी भी उसमें डिक्लेरेशन नहीं देते कि क्या क्या, सिर्फ हम क्या बताते हैं कि दिस इज द ओनली फैक्ट जिस पे मैंने सारी बात की थी। अब भी अगर किसी को लगता है कि मुझे पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करना आता, तो मुझसे डाउट पूछो कि क्या फैक्ट है वो चीज। कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, जब भी आप पॉइंट लिखोगे, आप सामने वाले की नोटबुक पढ़ के देखो, अगर आपको उसके पॉइंट में एक भी तीनों में से चीज की मिसिंग लगती है, मेजर फैक्टर, एक्सप्लेनेशन और रिजल्ट, आपको वहीं पता लग जाएगा कि अभी तक मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन सी साइड जा रहा है। जो रिजल्ट है वो क्लियर करेगा कि हम एग्री हैं, पॉइंट होगा और उसकी जस्टिफिकेशन बताएगी कि वो पॉइंट वैलिड है, वो पॉइंट हमारा एक्चुअल सेंस बताएगा कि हम एग्री क्यों हैं। समझ रहे हो? ये पूरा एस्पेक्ट होता है। जब ये दो क्वेश्चन अपने माइंड में रखते हो ना, क्या सबसे पहले मैंने जोन सी साइड जा रहा हूं, मेरा ओपिनियन वो क्यों है, उनके फैक्टर्स, मेन आइडियाज, देन उस मेन आइडियाज के पीछे रीजन क्या है जिसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं, कि मैंने वो आइडियाज दिए क्यों, उसको एक्सप्लेन करना है। ये तीन चीजें आप हर एक पॉइंट में जब कर देते हो एस्पेक्ट में, तो समझ लेना कि आपका टास्क कभी भी कहां लेकर जाएगा, डाइवर्ट नहीं होगा। और वो 5 जो फैक्टर आप पहले ही सोच लेते हो, वो आपको डाइवर्जन से बचाते हैं, क्योंकि लिखते टाइम हम जो लिख रहे होते हैं हमारे माइंड में वो होता है, और कई बार हम एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पे क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जनरेट कर लेते हैं, वो कई बार तो क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है और रिपीटेशन आ जाती है कि जो हमने ऊपर लिखा था उसी को क्या करते हैं हम मर्ज करके कहीं ना कहीं लिख देते हैं, जिससे हमारा रिपीटेशन ऑफ फैक्टर रहता है। और प्रॉब्लम क्या आती है कि वो एक पॉइंट कम हो जाता है और लेंथ इंक्रीज होती है सिर्फ। अगर आपको पता है कि मेरा एक मेजर फैक्टर बनता है आगे जाके ये एक वर्ड, फॉर एग्जांपल जॉब, फॉर एग्जांपल सैलरी, लग्जरी लाइफस्टाइल, कन्वीनियंट लाइफस्टाइल, टाइम सेविंग, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, वो एक मेजर फैक्टर है आपका, आगे जाके पॉइंट जनरेट कर सकता है। तो आप कुछ भी हो, उस फैक्टर, उस वर्ड को डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से किसी और पॉइंट में नहीं आने दोगे। अगर वो किसी और पॉइंट में आएगा तो सामने वाले के माइंड में स्ट्राइक करेगा कि उसने पहले इस वर्ड की बात कर ली है, इट मींस कि उस वर्ड से इसने पॉइंट उठाया है, तो ये रिपीटेशन ऑफ पूरा फैक्टर है। जब हम नॉट ओनली बट आल्सो या फिर एज वेल एज एंड के अंदर डालते हैं तो मैक्सिमम चांसेस ये गलती के रहते हैं
कि हम मेजर फैक्टर को उस एंड में भी डाल देते हैं और एज इट इज हम उसको क्या कर देते हैं, आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। समझ रहे हो? अब टास्क मैं 2-3 सैंपल दिखाऊंगा आपको, उस टास्क में आप बताना मेरे को कि क्वेश्चन में क्यों कुछ कहेंगे हम और क्यों नहीं। खुद से फर्दर क्वेश्चंस नहीं करने कि मैंने ये सोचा, क्यों सोचा, ये इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, नहीं। जस्ट क्लियर कट रहना है कि टॉपिक है क्या, टॉपिक में पूछा क्या गया है और टॉपिक में ये कैसे होगा। नंदन सर, आपके पास जैसे 2 आइडियाज होते हैं, मतलब B1 में 2 आइडियाज दिखते हैं, ओके, तो वो दोनों सर मेन आइडियाज जो होंगे, दोनों मेन आइडियाज, तो दोनों मेन फॉर मेन आइडिया के अपने दोनों दो स्पोर्टिंग में सर, स्पोर्टिंग में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो 1 को 2 3 और 4, जब तक आप उस वर्ड को, उस जो आपने मेजर पॉइंट दिया है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे पूरा, तब तक वो लेंथ खींचेगी। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसी वर्डिंग का यूज करते हो और कैसे उसको एक्सप्लेन करते हो, कि उसको 2 लाइनों में एक्सप्लेन करते हो, 5 में करते हो, 10 में करते हो या 1 वर्ड में करते हो। तो फिर हर मेन आइडिया का रिजल्ट है, हर मेन आइडिया का रिजल्ट है ना, हर मेन आइडिया का रिजल्ट होगा, हर मेन आइडिया की एक्सप्लेनेशन होगी, और एक बीपी के अंदर फर्स्ट में 3 पॉइंट्स होंगे और बीपी 2 में भी कितने पॉइंट होंगे, 3। इन केस आपका एक आधा फैक्टर कम रहता है तो आप एग्जांपल के साथ उस लेंथ को क्या करोगे, कवर करोगे। और दोनों एग्जांपल के, दोनों बीपी और बीपी1 और बीपी2 दोनों में भी आप एग्जांपल दे सकते हो, पर एग्जांपल की लेंथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने रहेगी, 2 या 3 लाइनों की। आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, जब भी आपके पास कंटेंट शॉर्टेज होती है, आप अपने एग्जांपल को इतना खींच देते हो कि उसमें सिर्फ क्या दिखता है, एग्जांपल। एग्जांपल के बिहाफ पे हमें जज करना पड़ता है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। और एग्जांपल भी मैं बता दूंगा आपको कि एक सेट सा एग्जांपल रहेगा जब आपको सोचने की नीड भी नहीं लगेगी कि क्या रहता है। इज इट क्लियर? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये डाउट आपको बाद में राइटिंग में मैच करेगा कि मैं ये समझा कैसे और सर ने बताया कैसे था। इसको क्लियर है, सबको दिख रहा है? रोहित फिर आगे आ जाओ, आगे सीट्स वेकेंट है। फोन में डला देता हूं, वैसे फोन देख रहा था क्या फायदा है। आगे आ जाओ, 4 बजे के बाद रहेगा, मैं को ये चीज समझा दूं। लक्ष्य आगे आ जाओ, सीट्स बढ़िया है। जैसे बीपी बनाने के लिए आगे आइडिया होगा, उनके एग्जांपल अलग-अलग बनाएंगे सब कैसे। सर एक बीपी का एक ही एग्जांपल होगा, हर आइडिया का एग्जांपल नहीं होगा। बीपी अगर वो भी डिस्कस बोथ व्यू या एडवांटेज डिसएडवांटेज में अलग-अलग साइड जाते हैं, तो एग्री डिसएग्री में आप एक ही साइड जा रहे हो तो आप कभी भी क्या नहीं करोगे, अलग-अलग एग्जांपल नहीं दोगे। और एग्जांपल जो होगा हमेशा वो किस साइड होगा, जो पॉइंट आपने जस्ट खत्म किया है उसी का एग्जांपल होगा। कभी भी टॉपिक का एग्जांपल नहीं होता। जो पॉइंट को आप जस्टिफाई कर रहे हो, जिस फैक्टर को, उसी फैक्टर का क्या होगा, वो एग्जांपल होगा। फॉर एग्जांपल आपने जब जॉब से रिलेटेड वो पॉइंट लिखा है तो जो एग्जांपल होगा वो भी किससे रिलेट करेगा, जॉब से। अगर वो जॉब से रिलेट नहीं कर रहा और टॉपिक से रिलेट कर गया तब भी वो क्या होगा, गलत ही होगा। क्योंकि हम एग्जांपल जस्टिफिकेशन कब देते हैं, हम कोई बात कर रहे होते हैं तो उस पे हम कहते हैं ना कि जैसे कि ये, मतलब उसी बात को आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि आपको एक स्टेप से समझ आ जाए, हम क्या करते हैं, एग्जांपल देते हैं। अगर हमारा एग्जांपल होगा किसी और बात से रिलेटेड जो पहले दी हमने, और टॉपिक कोई और है, तो हम क्या नहीं कर सकते, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आपस में लिंक नहीं बना पाएंगे। उससे क्या होगा, प्रॉब्लम, क्या डाइवर्ट होगा आपका टास्क, और उसको क्या कहेंगे हम, टास्क रिस्पॉन्स नहीं आया, और आपके स्कोर क्या रहेगा, 5.5। एक लाइन भी ऐसी अगर उसमें लगती है तो वो पूरा का पूरा बीपी और पूरा फैक्टर गलत करती है आपका। इजी?
टास्क पढ़ो और बताओ कि क्वेश्चन में हम कौन सी साइड जाएंगे और हम क्या खुद को क्वेश्चन अराइज करेंगे और पॉइंट्स जनरेट करेंगे। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो। मैं हर एक से पूछूंगा कि क्वेश्चन में है क्या। सप्पा को बस लाइट बंद कर दी, लेफ्ट राइट बंद। अब ये स्क्रीन पे आ गई। Use your own mind or intellect. समझ में आया क्या कह रहे थे नील? टॉपिक में क्या है? ये कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन है वो मोस्टली टाइम अपना जो टेलीविजन को देखते हुए स्पेंड कर रहे हैं। हालांकि जो टेलीविजन है वो बुक को रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज इट इज वेट, हाउएवर का मतलब क्या होता है? हालांकि इसी इसकी कोशिश है। जब आप वर्ड्स को हिंदी में ही गलत सोचते हो तो जो आंसर आता है वो भी उसी फ्लो में आता है। समझ रहे हो? हाउएवर का और वेयरएज का मतलब क्या होता है? जबकि। और हाउएवर का मतलब क्या होगा? हालांकि और जबकि में क्या होता है? थोड़ा डिफरेंस होता है। समझ रहे हो? जब आप सोचते ही इन वर्ड्स को क्या हो, इस विहार से सोचते हो कि इसका मतलब ये है, तो आपका आंसर भी उसी फ्लो में निकलता है, जो डाइवर्ट करता है किसको? पूरी टास्क को और अचीवमेंट को। चाहे इसका मतलब सही निकल आए, पर जब भी आप सोचते हो तो यही रीजन है कि 3 बार कहने का मतलब क्या होता है कि मैंने जो वर्ड एक भी पढ़ा है उसका मतलब तो गलत नहीं समझाना, और एक वर्ड आपका पूरा टॉपिक क्या करता है? चेंज कर देता है। समझ रहे हो? विदाउट ऑल्दो हम हाउएवर यूज करते हैं, पर ऑल्दो हाउएवर के बिना हम यूज नहीं कर सकते। हम अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी सेंटेंस की उससे। इज इट? ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, और हाउएवर का मतलब होता है कंपैरिजन के लिए। हालांकि में जो हमने ऑल्दो के साथ सेंटेंस लगाया है उसका कंपैरिजन हम किसी और सेंटेंस के साथ क्या करेंगे? करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हाउएवर का यूज होता है। या वेयरएज भी लगा सकते थे, व्हाइल भी लगा सकते थे, बट भी लगा सकते थे, समवेयर डाउन द लाइन। अगर उस सेंटेंस के साथ क्या रहता है? सेट बैठता है, क्योंकि हर एक वर्ड सेम सिमिलर प्लेस पे नहीं आ सकता। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टेबल वेरी भी कर जाता है। अब आगे बताओ क्या कहते हैं? जो बुक्स है टेलीविजन है वो बुक को रिप्लेस नहीं कर सकता एज बुक्स आर टूल ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो चिल्ड्रन है वो लेस एजुकेटेड है टुडे। तो टू द एक्सटेंट व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? अब अभी बताओ कि एग्री और डिसएग्री अगर किया तो हम कौन से एस्पेक्ट को ध्यान में रखेंगे कि हमने एग्री करना है या नहीं? चिल्ड्रन लेस एजुकेटेड क्यों है? ओके, विजिबल है ना? दिख रहा है सही तरह? बताओ ना। जब तक आप खुद को ही नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्ट है क्या, तब तक क्या बताओगे?
ओके, सर हाउएवर का आपने क्या मीनिंग बताया था लाइक? कंपैरिजन के लिए यूज होता है इसका तो कोई अभी यहाँ पे आप क्या सेंस लोगे लाइक? जबकि एक चीज हमने कह दी कि मान लो इसकी जगह हम स्टार्टिंग में ऑल्दो लगाते हैं कि ऑल्दो टेलीविजन का आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, हाउएवर कंपैरिजन तो लाइक ऑल्दो ने किया, इसने ऑल्दो के बिना भी कंपैरिजन होता है जब दो स्टेटमेंट्स का हो। ऑल्दो हम जस्टिफिकेशन के लिए लगाते हैं जब एक ही कंटेंट की बात करते हैं, मान लो सिमिलर थिंग की हम बात कर रहे हैं और उसी को हम क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं दूसरी साइड। यहाँ ऑल्दो भी लग जाता तो एक पॉइंट बनता, ये क्वेश्चन में राइज नहीं आता। मैंने हालांकि बोला तो लेट्स गो। हालांकि आगे लगता तो वावर पे नहीं लगेगा वो। तो कैसे लगता कि हालांकि ज्यादा आजकल ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रेट डील ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं किस पे, टेलीविजन पे, जबकि ये कभी भी किसकी जगह नहीं ले सकता, बुक्स की। तो वो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं सर कि हालांकि जो टेलीविजन है वो बुक को रिप्लेस नहीं कर सकता। That's what I said. तो देन वो स्टेटमेंट पीछे आएगी ना, स्टेटमेंट चेंज होगी सर। आप स्टेटमेंट को सेम सेंस में रखोगे और कनेक्टर बदलोगे तो वो नहीं चलेगा। जब ये चीज होगी, हाउएवर वाली लाइन आगे जाएगी, टेलीविजन कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। Although children are spending more and more time on children, समझ रहे हो? तब हाउएवर की नीड भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली टेलीविजन से शुरू होगी लाइन। समझ रहे हो? जब भी आपने अगर आपको जस्ट सिंपल वे में समझाओ, आपने इफ का यूज करते हो सेंटेंस में, वो बीच में भी करते हो और बाद में भी करते हो, पहले भी कर देते हो। सॉरी, कैसे लिख देते हो? इफ गवर्नमेंट डू दिस then they can do this, कहते हैं ना। अगर इसको बीच में लेके जाना है तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो पहले वाली उठ के देन से पहले वो क्या जाएगी, पीछे जाएगी, और आगे वाली पीछे वाली आगे आ जाएगी। गवर्नमेंट कैन डू दिस इफ दे विल डू दिस, यही लिखते हैं ना आप, वही सेंस ये होती है। हर एक कनेक्टर का यही एस्पेक्ट होता है। जब आप उसको बीच में यूज करते हो तो हमेशा उससे पहले एक पंक्चुएशन लगती है, वो हम लगाते नहीं है, उसकी यूजेज होती है। वो पंक्चुएशन से जो बाद की स्टेटमेंट होती है, कनेक्टर हमेशा पंक्चुएशन के बाद आता है, चाहे वो बट लगाते हो कुछ भी लगाते हो। आप ड्यू टू वाला सेंटेंस यूज करते हो ना, डैश इज हैपनिंग ड्यू टू डैश, लिखते हो ना, समथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू डैश। कई बार लिख देते हैं हम ड्यू टू डैश, कोमा लगाते हो, डैश इज हैपनिंग ड्यू टू दिस पीपल आर डूइंग दिस। स्टेटमेंट तो वही उठ के आगे गई ना, समझ रहे हो? दिस इज द ओनली फैक्ट। जब भी आप कनेक्टर्स को बीच में लास्ट में या जब भी लगाते हो, सिर्फ सेंस क्या बनाओगे कि उसका मीनिंग जो हम कहना चाहते हैं वो क्लियर हो रहा है एक एक्चुअल एस्पेक्ट के साथ और नहीं। अब इसमें क्या पूछता है, ठीक है? इसमें क्या कहते हैं, चिल्ड्रन आजकल ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हाउएवर टेलीविजन कैन नॉट रिप्लेस अ लर्निंग टूल लाइक अ बुक्स। ठीक है? यहाँ इसमें साथ में रिजल्ट दी हुई है जो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैंने अभी बताया। उसने एक्सप्लेनेशन क्या दी ऊपर, मेन फैक्टर क्या दिया बीच में कि उसकी जगह नहीं ले सकता, रीजन में एक्सप्लेन कर दिया उसको। टेलीविजन क्या ले लिया एक मेन फैक्टर, बीच में क्या बता दिया एक्सप्लेन करते हुए कि वो उसकी जगह नहीं ले सकता,
इसमें मेन फैक्टर हम आप यूज करते हैं तो ये चीज कह सकते थे कि टेलीविजन क्यों गलत है, क्योंकि उसकी जगह नहीं ले सकता। एज अ रिजल्ट क्या निकला कि बच्चे नॉट वेल एजुकेटेड और अच्छे एजुकेटेड नहीं है। क्वेश्चन भी आपको बताता है कि पॉइंट कैसे लिखने हैं, क्योंकि उसने भी तो आपको क्वेश्चन समझाना है ना। जब तक वो बताएगा ही नहीं कि उस चीज से हो क्या रहा है, तब तक आप कैसे समझोगे कि वो हमसे पूछना क्या चाहता है। ये विच वाला जो मैंने भी बताया था, विच इज वाई, ड्यू टू दिस है इसका मतलब, ड्यू टू दिस, दैट्स व्हाई। इस स्पीकिंग के कनेक्टर्स हैं जो दैट्स व्हाई आप बहुत यूज करते हो, क्योंकि इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज होती है दैट्स व्हाई। तो राइटिंग में है ना therefore रिजल्ट के लिए ये भी लगा सकते हो। एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन आर लेस वेल एजुकेटेड नाउअडेज। टुडे लिख दिया इसमें, प्रेजेंट टाइम लिख दो, और डिपेंड्स ऑन यू। कैसे सोचते हो आप, समझ रहे हो। उसके बाद उसमें टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब हमेशा इसमें ज्यादातर क्या टू व्हाट एक्सटेंट डू यू विद दिस स्टेटमेंट, मतलब एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब आपने किस हद तक एग्री करते हो ये पूछा है उसने, ठीक है। हमारा स्टेप हमेशा रहता है एक साइड जाओ, जो बेटर ही होता है, क्योंकि आपको एक क्लियर कट थॉट मिलता है कि मैंने सिर्फ किसके बारे में सोचना है, इसके बारे में। अब हमने कह दिया कि मैं इस चीज से क्या करता हूँ एग्री, और कुछ कह रहे हैं इससे करता हूँ डिसएग्री। सबसे पहले अपना व्यू बताओ कि एग्री हो या डिसएग्री हो। डिसएग्री कर रहे हो सारे या एग्री कर रहे हो? थोड़ा बोलो यार, मैं भी इतना ऊंचा बोल रहा हूँ। एग्री और डिसएग्री विद स्टेटमेंट। लक्ष्य एग्री होगा सर। एग्री करते हो कि टेलीविजन की वजह से बच्चे कम पढ़े लिखे हैं आजकल? समझे नहीं जाना ना, कट क्लियर कट जाना है इधर या उधर। पार्शियल 2 मिनट ले साइड छोड़ दे, दोनों साइड दास दूंगा, जिधर मर्जी ठीक लगता है चल बीच चल रहा है बीच चल रहा है। सारी क्लास थोड़ा पॉइंट सोचने पड़ेंगे उसके बाद, अगले पॉइंट सोचने पड़ेंगे उसके बाद नहीं जो डिसाइड होगा। पॉइंट तभी सोचने हैं ना जैसे ही माइंड में आप किस तक सबसे पहले करते पॉइंट किसके आ जाए। एक एग्री में जो है इमेजिनेशन हो रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है तो आपके कंटेंट उस साइड अच्छा जा सकता है, तो आप उस साइड जाओ। दूसरी साइड अच्छा आता है, दूसरी साइड जाओ। जिस पे हमें सोचना पड़े उस पे टाइम लगेगा, टाइम हमने क्या करना है, बचाना है। और जिसके हमें पढ़ते क्वेश्चन माइंड में आइडियाज आ गए तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली लिख के अपने पॉइंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये मैं लिखूंगा। टाइम इसमें बचेगा जिसमें हमारे पास कंटेंट है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि अभी रियल एग्जांपल्स निकल के आ रहे हैं। अब मैक्सिमम ने क्या किया,